Hello everyone, my name is Saloni and I welcome to all of you in our YouTube classes Dear Mayank Sir। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल Dear Mayank Sir पर। तो आज की सेशन जो है वो जीके के लिए होने वाली है, जो कि यूपीपी की क्लासेस लगातार चलती आ रही हैं। तो आप सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाइए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स को। क्लासेस जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं, सभी लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए और पेन एंड कॉपी लेके बैठिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं आज की सेशन की तरफ। और सेशन का पहला क्वेश्चन है, अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कोई इंसान झूठ बोल रहा है तो कौन सी चीज़ का यूज़ करते हैं जब जांच होती है? ऑप्शन है आपके नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट या फिर सारे उपयुक्त सभी। बताइए। सभी लोग आंसर करेंगे? तो जिन्होंने भी आंसर किया ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, दे आर राइट। ठीक है, उपरोक्त सभी जिन्होंने भी जवाब दिया है दे आर राइट। जो अन्वेषण होता है उसके दौरान अपराधी सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इसके लिए पेलीग्राफ टेस्ट जो होता है वो झूठ का पता लगाने के लिए होता है। किसका? झूठ का बताने के लिए सहायक है। इसके अलावा बात करते हैं ब्रेन मैपिंग की। तो ब्रेन मैपिंग जो टेस्ट होता है इसमें व्यक्ति की मानसिक संवेदनाओं को रिकॉर्ड करके भी टेस्ट कर सकते हैं कि सही है या गलत है। ठीक है, नार्को टेस्ट की बात करते हैं तो नार्को टेस्ट जो है इसके माध्यम से झूठ और साथ ही साथ कई अन्य जानकारी जो व्यक्ति छिपा रहा है, ठीक है, इसको जाना जा सकता है। ठीक है, तो तीनों जो टेस्ट हैं वो झूठ को पकड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? बताइए। जो काली स्याही होती है उसमें अलग अलग रंगों के जो रंजक होते हैं उसको अलग करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं? अनुमापन, अपकेंद्रिता, क्लोरीनीकरण या फिर वर्ण लेखन? सभी लोग ट्राई कीजिए आंसर देने का। हाँ, काली स्याही में अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए वर्ण लेखन तकनीकी का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिन्होंने भी आंसर किया ऑप्शन नंबर डी, दे आर राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा विटामिन की कमी से इंसानों में रक्त अल्पता रोग यानी एनीमिया होता है? बताइए। कौन सी विटामिन की कमी के कारण रक्त अल्पता रोग यानी एनीमिया होता है? ऑप्शन है आपके विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B6। ट्राई टू गिव द आंसर। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी विटामिन B12, दे आर राइट। ठीक है, विटामिन B12। फोलिक अम्ल की बात करते हैं तो B9। विटामिन B12 जो होता है वो साइनोकोवेलमिन होता है। इसकी कमी से इंसानों में जो रक्त अल्पता रोग होती है एनीमिया, ठीक है, इसी की वजह से होती है, इसकी कमी की वजह से। ठीक है, ये विटामिन जो होता है वो शरीर में जो नर्वस सिस्टम होता है उसको स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी कमी के कारण मस्तिष्क आघात, जिसको ब्रेन डैमेज बोलते हैं, ये भी हो सकता है। विटामिन B12 का स्रोत की बात करते हैं तो मांस हो गया, ठीक है, मांस, मछली, ये सब चीज़ें हैं, दूध हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग किसकी कमी के कारण होता है? बताइए, किसकी कमी के कारण बच्चों में जो बौनेपन का रोग होता है वो कौन सी चीज़ की कमी के कारण होता है, कौन से हार्मोन की? ऑप्शन है आपके थायरॉक्सिन हार्मोन्स, एपिनेफ्रिन हार्मोन्स, ल्यूटिनिकारी हार्मोन या फिर पैराथायरॉइड हार्मोन। तो जिन्होंने भी आंसर किया ऑप्शन नंबर ए थायरॉक्सिक हार्मोन, दे आर राइट। ठीक है, थायरॉक्सिक जो हार्मोन होता है वो
इसकी जब कमी हो जाती है तो बच्चे बौनेपन का रोग के शिकार होते हैं। ठीक है, हमारे गले में जो सांस की नली होती है उसके ऊपर एक थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन यहीं से बनते हैं और यहाँ पे हमारे हार्मोन में जो पूरे शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है ये हमारे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करता है। मेटाबॉलिज्म उन प्रक्रियाओं को कहते हैं जैसे जो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इसमें T3 एंड T4 कोशिकाओं की सामान्य क्रियाओं और विकास को भी बढ़ावा मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है बताइए। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन है आपके लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, चुनाव आयोग को या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल को। सभी लोग आंसर देने की कोशिश करें। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसको है? तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, दे आर राइट। ठीक है, किसको है? राष्ट्रपति को होता है लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार। अधिसूचना जारी होने के बाद निर्वाचन आयोग जो होता है वो अन्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है? बताइए, कौन सा भाग भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है? भाग, सभी भागों के नाम दिए हुए यहाँ पे। भाग 7 है, भाग 5 है, भाग 4 है या फिर भाग 6 है? आंसर करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी भाग 5, दे आर राइट। ठीक है, जो भारतीय संविधान इसके भाग 5 के अध्याय 4 में, ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, क्षेत्र, अधिकार, शक्तियों और प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, संविधान के भाग 5 में संघ की संरचना निहित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कौन से न्यायालय के न्यायाधिकार के क्षेत्र में आता है? बताइए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन है आपके कोलकाता उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, चेन्नई उच्च न्यायालय, ओडिशा उच्च न्यायालय। तो जिन्होंने भी आंसर किया ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता उच्च न्यायालय, दे आर राइट, कोलकाता हाई कोर्ट। ठीक है, कोलकाता हाई कोर्ट जो है भारत का प्राचीनतम हाई कोर्ट है और इसकी स्थापना जो थी वो 2 जुलाई को हुई थी, 2 जुलाई 1862। ठीक है, हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अंतर्गत की गई थी। इसका जो अधिकार क्षेत्र था वो पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप तक है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग वैदिक काल की प्रतीक है? बताइए, ऐसी कौन सी सामाजिक प्रथा है जो केवल ऋग वैदिक काल की सिंबल है, प्रतीक है? ऑप्शन आपके बाल विवाह प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा या फिर दहेज प्रथा। ट्राई टू गिव द आंसर, सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी दहेज प्रथा, डावरी सिस्टम, दे आर राइट। ठीक है, जो दहेज प्रथा है वो ऋग्वैदिक काल का प्रतीक माना जाता है। जैसे इस काल में क्या होता है, विवाह के समय में जो लड़की पक्ष के होते थे वे लड़के पक्ष को उपहार दे एक स्वरूप में कुछ वस्तुएं देते थे। ऐसा नहीं है कि मांगा जाता था, वो खुद ही देते थे। ठीक है, जो कालांतर में दहेज के नाम से जाना जाता है, अब तो इसे दहेज बोला गया है। ठीक, लास्ट टाइम सॉरी ऋग्वैदिक काल में ये गिफ्ट हुआ करता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इमारत जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? बताइए, जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, मथुरा में, इलाहाबाद में? तो
तो प्रसिद्ध इमारत जामा मस्जिद की बात करते तो कहाँ है ये? दिल्ली में है। जिन्होंने भी जवाब दिया दिल्ली में, दे आर राइट। ठीक है, दिल्ली में लाल किला से 500 मीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये जो इमारत है मुगल बादशाह शाहजहां ने 1656 ईस्वी में बनवाया था। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संथाल विद्रोह 1855 से 56 के नेता कौन थे? बताइए। संथाल विद्रोह के नेता कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, नाना साहेब, सिद्धू मुर्मू। जो संथाल विद्रोह था वो 1855-56 ईस्वी में संथाल जो आदिवासी होते थे, ठीक है, इनके द्वारा किया गया विद्रोह था। मुख्यतः जो है ये भागलपुर से राजमहल के बीच केंद्रित था। ठीक है, और ये जो विद्रोह है वो भूमिकर अधिकारियों के हाथों जो दुर्व्यवहार होता था, पुलिस के जो दमन होते थे, या फिर जमींदार साहूकार जो वसूलियाँ करते थे, इसके विरुद्ध था। ठीक है, संथाल जो विद्रोह था वो सिद्ध और कान्हू नामक 2 संथालों ने अपने नेतृत्व में किया था। ठीक है, किसने? सिद्ध और कान्हू। जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, दे आर राइट। ठीक है, सिद्धू और कान्हू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, कौन से वर्ष में? बताइए। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1970, 1972, 1974 या फिर 1976? सभी लोग आंसर देने की कोशिश करें। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी 1972 दिया, राइट। ठीक है, 1972। जब 1971 में यानी 1 साल पहले भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, इसके बाद दोनों देशों की ओर से आपसी रिश्ते में जब सुधार के लिए 2 जुलाई को, यहाँ नोट डाउन कर देती हूँ, 2 जुलाई 1972 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो शिमला थी, एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना गया। ठीक है, इस समझौते के लिए भारत की ओर से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य किसको सौंप दिया गया? बताइए, कौन से शिष्य को सौंपा गया? ऑप्शन आपके रणजीत सिंह, बंदा बहादुर, अजीत सिंह, जुझार। तो जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, बंदा बहादुर, दे आर राइट। ठीक है, कौन? बंदा बहादुर। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु जब हुई, उसके बाद गुरु की परंपरा जब समाप्त हुई, तो आदि ग्रंथ, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, इनको गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया गया। जबकि बंदा बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह के पश्चात सिखों के सैनिक नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, सिखों को सैनिक नेतृत्व प्रदान किया। और जो बंदा बहादुर थे, एक बैरागी सिख सेना नायक थे। उन्हें बंदा बहादुर, लक्ष्मण दास और माधो दास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्ष्मण दास या फिर माधो दास। ठीक है, इनका अन्य नाम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। आरबीआई की स्थापना 1930 में, 1935 में, 1940 में, 1945 में? सभी लोग आंसर करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो केंद्रीय बैंक है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो केंद्रीय बैंक है, और ये बैंक जो है भारत के सभी बैंकों का संचालक है। जितने भी बैंक हैं सब इसके अंडर में है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी?
1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है। इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक जो थे, इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई शहर में। और वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर जो हैं वो श्री शक्तिकांत दास हैं। कितने हैं? 25वें गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को प्रोत्साहित किया? शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा। ऑप्शन है आपके नॉर्मन बोरलॉन्ग, एम.एस. स्वामीनाथन, सुभाष पालेकर, वर्गीस कुरियन। तो बात करते हैं शून्य बजट प्राकृतिक खेती की पहचान दिलाने का जो श्रेय है वो श्री सुभाष पालेकर जी को दिया जाता है। ठीक है, सुभाष पालेकर को। इसके लिए सुभाष पालेकर जी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया। ठीक है, भारत में ये जो खेती है कृषि की, ठीक है, इसका जो इस पद्धति का जो प्रचलन है वो दक्षिण क्षेत्र में यानी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। 0 बजट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिजी द्वीप समूह किसका अंश है? बताइए, फिजी द्वीप समूह किसका अंश है? इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। छात्र गिरदान से सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, दे आर राइट। ठीक है, जिन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया जवाब दिया है दे आर राइट। फिजी को आधिकारिक रूप से फिजी द्वीप समूह जो है वो गणराज्य के नाम से जाना जाता है। फिजी द्वीप समूह गणराज्य, और दक्षिण प्रशांत महासागर के मलेशिया द्वीप में स्थित है। ठीक है, फिजी द्वीप समूह जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक अंश है। और इसकी राजधानी की बात करते हैं तो क्या है? सुवा। इसकी राजधानी सुवा है। मौद्रिक इकाई फिजी डॉलर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कल शायद ये क्वेश्चन मैंने कराया भी था। चलिए देखिए, निम्न में से किस खनिज को पीला केक कहते हैं? बताइए। पीला केक भी कहते हैं प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, एल्यूमिनियम। येलो केक। तो जिन्होंने भी आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम, दे आर राइट। ठीक है, यूरेनियम की बात करते हैं तो इसको पीला केक कहते हैं। यूरेनियम का जो प्रतीक चिन्ह क्या है? यू है, यू। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 92 है। और इसकी जो खोज है वो 1789 में की गई थी। 1789 में किसने किया था? क्लाथ प्रोथ द्वारा। ठीक है, क्लाथ प्रोथ के द्वारा पिच ब्लेंड नामक अयस्क से की गई थी। नाम लिख दे रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्लाप्रोथ। क्लाप्रोथ के द्वारा पिचलैंड नामक अयस्क से की गई थी। 1896 में हेनरी जो वेकुलर थे उन्होंने यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटा की खोज की गई थी। अगर यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटा की बात करते हैं तो रेडियो एक्टिविटा जो है वो वेकुलर ने की थी, हेनरी वेकुलर ने। ठीक है, कब की थी? 1869 में, सॉरी 96 में। 69 1896 में, उल्टा हो गया। में। पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और चीन यानी तिब्बत जो बोलते हैं, इसके बीच में कौन सी सीमा रेखा स्थित है? बताइए। मैकमोहन रेखा, डूरंग रेखा, रेड क्लिफ रेखा, या इनमें से कोई नहीं? भारत और चीन के बीच की रेखा, सीमा रेखा।
ऑप्शन है, ऑप्शन आपके सामने है, मैकमोहन रेखा, डूरंग रेखा, रेडक्लिफ रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने भी आंसर किया है ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन रेखा दे आर राइट। ठीक है, मैकमोहन रेखा जो है उत्तर पूर्व में भारत चीन की सीमा का विभाजन करती है। ठीक है, सन 1914 में जो शिमला में हुए ब्रिटिश सरकार भारत चीन और तिब्बत के प्रतिनिधित्व के सम्मेलन में जो ये सीमा रेखा थी वो निर्धारित किया गया था और औपचारिक रूप से सीमा का विभाजन किया गया था। और ये जो सीमा रेखा है ये भारत के विदेश सचिव रहे जो हेनरी मैकमोहन थे। ठीक है, इन्होंने मानचित्र पर एक रेखा खींचा था और उसका विभाजन किया हुआ था जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है, बताइए। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? झारखंड, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी जम्मू एंड कश्मीर दे आर राइट। ठीक है, कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। भारत का जो पहला थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, पहला थर्मल पावर प्लांट जिसे कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन कहते हैं, ये जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के ब्लॉक कालाकोट में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, बताइए। द गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, दिल्ली, कोची, बेंगलुरु। जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर है मुंबई दे आर राइट। ठीक है, मुंबई, द गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में स्थित है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला की बात करते हैं तो मुंबई के राज्यपाल सर जॉर्ज सिंडरनहैम क्लार्क, जो कि मुंबई के पहले राज्यपाल भी थे, उनके द्वारा 31 मार्च 1913 को की गई थी। 31 मार्च 1913 को रखी गई थी। किसके द्वारा? सर जॉर्ज सिडेनहैम क्लार्क। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम को लागू किया गया था? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का नियम। ऑप्शन है आपके 2014, 2010, 2011, 2005। एवरीवन ट्राई टू गिव द आंसर। सभी लोग कमेंट करते रहिए, आंसर देते रहिए कमेंट में। चलिए, जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी 2011 दे आर राइट। ठीक है, 2011 में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है इसका अधिकार अधिनियम जो है वो 2011 में लागू किया गया था। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद जो 21A जोड़ा गया था। ठीक है, 21A जोड़ा गया, ये प्रावधान करता था कि राज्य की विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीर खुसरो के द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है, बताइए। सभी लोग सुने भी होंगे, छाप तिलक सब छीनी। ऑप्शन है आपके भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, उर्दू। बताइए कौन से लैंग्वेज में लिखी गई है अमीर खुसरो के द्वारा। तो जिन्होंने भी आंसर किया ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा दिया राइट। किस में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है, छाप तिलक सब छीनी। ठीक है, इन्होंने ही खड़ी बोली का आविष्कार किया था और सबसे पहले हिंदू या हिंदी शब्द का प्रयोग इन्हीं के साहित्य में मिलता है। ये मूलतः जो है फारसी भाषा के शायर थे, लेकिन उन्होंने खड़ी बोली यानी हिंदी जिसको बोलते हैं वह ब्रज भाषा जो थी उसमें भी पद्य लिखे हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मथुरा के आसपास के क्षेत्र को पांचाल, अंग, शूरसेन, मत्स्य। तो बात करते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जो मथुरा के आसपास का क्षेत्र था उसे शूरसेन कहते थे। क्या कहते थे? शूरसेन कहते थे। इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं बताइए? 18, 16, 20, 22। कितने प्रशासकीय मंडल हैं? तो जिन्होंने भी आंसर किया ऑप्शन नंबर ए 18 दिया राइट। कितने हैं? उत्तर प्रदेश में 18 संभागों के मंडलों की संख्या जो है वो 18 है। सबसे बड़े संभाग की बात करते तो वो कानपुर, लखनऊ, मेरठ है। 6 जिले हैं इसके अंदर में, ठीक है। और सबसे छोटे संभाग की बात करते हैं मंडल की तो मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर, इसमें 3 जिले हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान है धर्मनिरपेक्ष राज्य, इस्लामिक राज्य, सैनिक राष्ट्र संघ शासन सैनिक शासन राष्ट्र, राजशाही राज्य? किस तरीके का राज्य है बताइए? कौन सा राष्ट्र है वो, किस तरीके का? तो जिन्होंने भी आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी इस्लामिक राज्य, दे आर राइट, ठीक है। पाकिस्तान जो है भारत के पश्चिम में स्थित है और ये इस्लामिक गणराज्य है। यहाँ की प्रमुख भाषाएं क्या हैं? उर्दू हैं, पंजाबी हैं, सिंधी, बलूची और पश्तो हैं। पाकिस्तान की राजधानी की बात करते तो क्या है? इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान की 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, सॉरी लिख देती हूँ मैं, पख्तूनख्वा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? सेक्रेटरी जनरल। सभी लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन है आपके डैग होमर होल्ड, यूथॉट, स्ट्रिंग वैली, कुर्ट वॉल्डिम। तो बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? जिन्होंने भी आंसर किया है ऑप्शन नंबर सी ट्रिंग वैली, दे आर राइट। कौन है? ट्रिंग वैली थे, ठीक है। वर्तमान में ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है, इसके महासचिव जो है एंटोनियो गुरेटस, यानी कि एक पुर्तगाली हैं, ठीक है, एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। हर वर्ष जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जमनालाल बजाज पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र के लिए नहीं दिया जाता है? फोकस ऑन द पॉइंट, नहीं दिया जाता है, ठीक है। रचनात्मक कार्य, गांधी विचारधारा को बढ़ाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, या फिर राष्ट्रीय एकता? सभी लोग जवाब देंगे। जमनालाल बजाज पुरस्कार। तो जिन्होंने भी आंसर किया है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय एकता के लिए, दे आर राइट। राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। जमनालाल पुरस्कार जो है वो ग्रामीण भारत में जो रचनात्मक कार्य होते हैं, ठीक है, इसके लिए, ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास होता है, इसके लिए दिया जाता है, तथा गांधीवाद विचारधारा को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए 1978 ईस्वी में दिया जाता है, ठीक है, ईस्वी से दिया जा रहा है, 1978 से दिया जा रहा है, ओके। ये राष्ट्रीय एकता के लिए पुरस्कार जो है ये नहीं दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी किसने बताइए? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकेरल, मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, जेनर। रेडियो एक्टिविटी की खोज, थोड़ा टाइम पहले अभी मैंने बताया अभी था,
तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए हेनरी बैकेरल, दे आर राइट। ठीक है, हेनरी बैकेरल ने किया था, रेडियो एक्टिव की एक्टिविटी की खोज की थी। ठीक है, ये फ्रांसीसी भूगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, और इनकी उपलब्धि के लिए इनको 1903 ईस्वी में मैडम क्यूरी तथा पियरे क्यूरी के साथ नोबेल प्राइज के साथ सम्मानित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मांसाहारी एक उदाहरण है? मांसाहारी का एक उदाहरण, गैंडा, भालू जैसा जानवर यानी कोआला जिसको बोलते हैं, शेर, हिरण। चलिए, जिन्होंने भी आंसर किया ऑप्शन नंबर सी वेरी इजी, शेर, दे आर राइट। ठीक है, जो जीव मांस का सेवन करते हैं उन्हें मांसाहारी कहा, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता, तेंदुआ, ये सब क्या है? मांसाहारी जीव हैं। ठीक है, जो हरे भरे पौधे खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, उन्हें शाकाहारी जीव कहा जाए, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, गैंडा हो गया, कोआल हो गया, हिरण हो गया, ये सब क्या है? शाकाहारी जीव में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिका राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? बताइए। गुयाना, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वेडोर। दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र। तो जिन्होंने भी आंसर किया ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील, दे आर राइट। ठीक है, ब्राज़ील जिन्होंने भी जवाब दिया है, दे आर राइट। जो ब्राज़ील है वो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ब्राज़ील में अमेज़न वन जिसको बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जो अमेज़न नदी के किनारे है। ठीक है, और इसकी सहायता से नदियों की जो जल निकासी है वो इसी बेसिन पर मौजूद है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है अमेज़न क्षेत्र, ये ब्राज़ील के 40% क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने? 40। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पलायन वेग किसे कहते हैं? बताइए। पलायन वेग, उपग्रह का वेग, वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति को से बाहर निकल जाए, वह ध्वनि के वेग के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं? पलायन वेग किसको कहते हैं? बताइए। पलायन कोई चीज़ कब करता है? जब उसकी तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं लगता है। ठीक है, जब उसके तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं लगेगा वो पलायन वेग होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है? ग्रेविटी जो होती है वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। तो जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए, उसे पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, कोई भी कोई भी पिंड होगा उसको फेंक दिया जाए और ग्रेविटी ना हो, ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी क्षेत्र से बाहर निकल जाए, तो वो पलायन ही तो करेगा, मतलब वहीं पे रह जाएगा, वो वहीं पे पलायन करे। पलायन वेग जो होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कोई भी चीज़ फेंका गया है जो पृथ्वी पे वापस नहीं आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद जनपद होगा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बताइए। नेपाल के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन आपके बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी। तो जिन्होंने भी आंसर किया ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर, दे आर राइट। ठीक है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले हैं उसमें नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर हो गया, वो नेपाल के साथ साझा नहीं करता। इसके अलावा लेकिन बात करते हैं बलरामपुर की, ठीक है, श्रावस्ती की, लखीमपुर खीरी जो कि लखनऊ में है, ठीक है, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जो है ये नेपाल के सीमा के साथ साझा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में खरीफ की जो फसल होती है इसकी बुआई कब होती है? बताइए। जनवरी फरवरी के दौरान, अप्रैल मई के दौरान, जून जुलाई के दौरान, अक्टूबर और दिसंबर के दौरान। अक्टूबर एंड दिसंबर।
बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग, सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो जिन्होंने भी आंसर किया है जून और जुलाई के दौरान, दे आर राइट। ठीक है, जो खरीफ की फसल होती है जून जुलाई के दौरान होती है। इसकी प्रमुख फसलें क्या है, ज्वार है, बाजरा हो गया, धान हो गया, ये सब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? बताइए, अभी कल के सेशन में मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। ऑप्शन आपके इटावा, कन्नौज, आगरा, फिरोजाबाद। सुहाग नगरी। तो जिन्होंने भी आंसर किया ऑप्शन नंबर डी फिरोजाबाद दिया राइट। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 200 साल से भी पुराने टाइम तक जो है वो चूड़ियों का उद्योग है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है यहाँ पे चूड़ी का जो उद्योग है। चूड़ी के उद्योग जो है अधिकतर लोगों के जीवन यापन से जुड़ा हुआ है। फिरोजाबाद में चूड़ियों का सबसे बड़ा संग्रह है। ठीक है, इसीलिए इसको सुहाग नगरी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? बताइए, देवी पाटन, कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ। जैन एवं बौद्ध दोनों से जुड़ा है ये प्रसिद्ध तीर्थ। तो जिन्होंने भी जवाब दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी, दे आर राइट। ठीक है, कौशाम्बी जिन्होंने भी जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश में जो जैन और बौद्ध है दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ क्या है? कौशाम्बी है। जैन ग्रंथ की बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये 6वें तीर्थंकर जो पद्म प्रभु थे इनका जन्म स्थान था। ठीक है, उत्तर से साकेत को दक्षिण में गोदावरी तट पर जो स्थित है, ठीक है, पैठण से मिलने वाली जो व्यापारिक मार्ग है उसको यात्रा करने के लिए कौशाम्बी महत्वपूर्ण विश्राम स्थल है। तो 7वीं सदी में हुएनसांग आया था यहाँ पे। हुएनसांग चीनी यात्री था। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2023 में विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र अल दफरा का उद्घाटन किस देश में किया गया था? अल दफरा का उद्घाटन बताइए, सऊदी अरब में, संयुक्त अरब अमीरात में, कतर में या फिर बहरीन में? तो जिन्होंने भी आंसर किया ऑप्शन नंबर बी संयुक्त अरब अमीरात दिया राइट। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात नवंबर 2023 में विश्व की सबसे बड़ी एकल साइट सोलर पावर प्लांट का जो उद्घाटन है वो कहाँ हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। इसकी क्षमता कितनी है? 2 गीगाबाइट। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में टैंटलम नाम की जो दुर्लभ धातु है इसकी खोज कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, केरल में? टैंटलम नामक दुर्लभ धातु की खोज। तो जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी पंजाब में किया गया है, दे आर राइट। ठीक है, पंजाब में सतलज नदी के किनारे आईआईटी रोपड़ ने दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज की थी। और ये जो धातु है वो अधिक ताप और दाब सहने की क्षमता से युक्त है। टेम्परेचर चाहे जितना दे दो, मतलब बहुत ज़्यादा दे सकते हो आप, दाब उस पर दो, प्रेशर दो। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय मूल के अमेरिकी को नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए, नासा इम्पैक्ट प्लैनेट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अजय रवींद्रन, रवि मोहन, सुजीत राय, अनुराधा रॉय? आंसर करेंगे सभी लोग। तो हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार जो है वो डॉक्टर सुजीत रॉय को दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर सुजीत राय जी को सम्मानित किया गया है। नासा का मुख्यालय बात करते तो कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
दुनिया में हेलीकॉप्टर से सर्वाधिक ऊंचाई से छलांग लगाने वाली पहली महिला कौन है? हेलीकॉप्टर से सर्वाधिक ऊंचाई से छलांग लगाने वाली पहली महिला। शीतल महाजन, शिवा चौहान, सुनीति चौधरी, सुधा मूर्ति। तो जिन्होंने भी आंसर किया ऑप्शन नंबर ए शीतल महाजन, दे आर राइट। ठीक है, हाल ही में शीतल महाजन ने 21,500 फीट की ऊंचाई पर 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाया था और दुनिया की सबसे ऊंचाई से छलांग लगाने वाली पहली महिला का गौरव प्राप्त किया है। ठीक, आई होप आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। टेक केयर।